सो हम वर्क कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है और ये 8 kg का मास है। यहाँ पे एक काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है आपको 0.5। एक फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे ऊपर, मान लो F फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। ये जो ब्लॉक है वो कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी जो भी बोल दो उससे चल रहा है। तो आपको फाइंड आउट करना है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इन मूविंग, मतलब पूरा नहीं लिखा क्वेश्चन में, इन मूविंग इट टू 5 मीटर। अगर ये 5 मीटर तक चले तो 5 मीटर ऊपर चलने में, अगर आपको टाइम भी दे रखा हो सकता था कि 2 सेकंड में कितना वर्क होगा, तो आपको फिर डिस्टेंस निकालनी पड़ती अल्टीमेटली। और मैंने डायरेक्ट आपको डिस्टेंस दे ही दी कि अगर 5 मीटर ऊपर चलेगा तो 5 मीटर में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस का वर्क बाय ऑल द फोर्सेस निकालना है इन मूविंग इट टू ए 5 मीटर। नहीं, अलग अलग निकालना है, सम नहीं करना है। मतलब आपको 0 किसने आंसर दिया? विधान। हाँ विधान, आपका आंसर एकदम करेक्ट है, 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने ऑलरेडी थ्योरम लगा दी। पर मैं अलग अलग निकालना सिखा रहा हूँ, पहले वर्क डन, तो 0 तो कर देंगे बाद में। तो वर्क बाय एफ, सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ एफ का वैल्यू नहीं दे रखा, तो आपको क्वेश्चन में एफ का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। एफ का वैल्यू कैसे निकालें? तो देखो ऐसा होगा क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब इस पे नेट एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर v कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हो dv/dt इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्सेलरेशन इज 0, और एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब नेट फोर्स भी 0 है। नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, क्योंकि जिस डायरेक्शन की बात है उसी डायरेक्शन का एक्सेलरेशन देखा जाएगा ना, तो ये 0 आएगा, नेट फोर्स 0 आएगा। मतलब इस पे अगर एफ फोर्स ऊपर लगा रहा है तो एक नीचे भी कोई फोर्स लग रहा होगा जो कि इस एफ के बराबर होगा, तभी नेट फोर्स 0 होगा, अदरवाइज 0 कैसे होगा? तो यहाँ पे एक बात कह सकते हो कि सर यहाँ पे एक काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, यस होगा। एक mg भी नीचे लग रहा होगा, और mg के 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा इस तरफ, ये वाला कंपोनेंट, मान लो ये भी एंगल 37 ही होगा, क्योंकि ये 37 है तो ये भी 37, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos 37, और ये वाला कंपोनेंट नीचे लगेगा जो कि होगा mg sin 37। सो हम कह सकते हैं कि नीचे 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो mg sin 37 और एक f के, और ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है F। और अगर नेट फोर्स 0 करना है, मतलब जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लगना चाहिए, तो F किसके बराबर होना चाहिए उस हिसाब से? mg sin 37 प्लस f के। पर यहाँ पे बात फंस गई, f के कैसे निकालें? तो f के भी निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक mg cos 37 नीचे लग रहा है, और इस ब्लॉक पे एक फोर्स नॉर्मल ऊपर और लगेगा। कौन लगाएगा? ये वाली सरफेस, तो नॉर्मल ऊपर और लगेगा। तो क्योंकि ऐसे भी मोशन नहीं हो रहा है, मतलब ये नॉर्मल भी इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी कुछ मोशन तो है नहीं, मतलब ऐसे भी रेस्ट पे है। देखो एक्सेलरेशन 0 2 केसेस में हो सकता है, या तो बॉडी रेस्ट पे हो या फिर v कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे 2 बातें देखने को मिल गई हमको। यहाँ पे फोर्सेस इसलिए बराबर कर दिए क्योंकि यहाँ पे v कांस्टेंट था, और यहाँ पे वर्टिकल में मैं, मतलब ये वाले डायरेक्शन में मैं फोर्स इसलिए बराबर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल रेस्ट पे है, ऐसे चल नहीं रहा है। तो n इज इक्वल टू mg cos 37, क्योंकि यहाँ पे v 0 है, यहाँ पे कोई मोशन ही नहीं, बट मतलब परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन देयर इज नो मोशन, इसलिए मैंने फोर्सेस बराबर कर दिए। तो 2 केसेस में आप फोर्सेस बराबर कर सकते हो, अदरवाइज तो आपको ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी F net इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन होगा तो। चलिए ठीक है, तो यहाँ से नॉर्मल निकल गया, तो एफ के निकल सकता है, क्या निकल सकता है? म्यू के इंटू एन। तो म्यू के आपको 0.5 दे रखा है, एन का वैल्यू है mg cos 37। तो ये सारी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात आती है वर्क डन की, तो हमने एफ निकाल लिया, एफ के का वैल्यू यहाँ रख दूंगा तो एफ आ जाएगा।
एफ क्या आएगा mg sin 37 प्लस 0.5 mg cos 37। वैल्यूज आपको पता है, ये 80 हो जाएगा क्योंकि 8 kg मास दे रखा है, मास मैंने ऑलरेडी दे रखा है 8 kg। सो ये 80 और ये हो जाएगा 3/5 प्लस 0.5 80 इंटू 4/5। इसको सॉल्व करोगे तो कुछ आएगा 16 48 और ये चला जाएगा 32। तो 48 इन प्लस 32 कितना हुआ ये 80 न्यूटन। इसका मतलब ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन लग रहा है, फ्रिक्शन का वैल्यू भी निकाल सकते हो यहाँ से सॉल्व करके। ये वैल्यू कितना है, ये 32 न्यूटन है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 32 न्यूटन। ये वैल्यू 32 है ना, ये वैल्यू ये 32, इसका वैल्यू भी निकाल सकते हो। ये वैल्यू हो जाएगी 80 इंटू 4/5, तो ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 64 न्यूटन। तो नॉर्मल का वैल्यू भी 64 न्यूटन आ गया। तो इस तरह से, और mg का वैल्यू तो m इंटू जी 80 होता है, ये तो 80 हो जाएगा, उसका कुछ खास बात नहीं है। तो अब हमें वर्क निकालना अलग अलग फोर्सेस का। तो चलिए वर्क निकालते हैं। बताओ इस कैपिटल एफ का वर्क क्या होगा। कैपिटल एफ का वैल्यू 80 न्यूटन है, 5 मीटर चल रहे हैं। बताओ इस कैपिटल एफ का वर्क क्या होगा, 5 मीटर चल रहे हैं। 400 कितना 400, यस। बड़ा आसान, क्योंकि फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखना होता है। फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, मतलब पॉजिटिव वर्क होगा इस फोर्स का कितना होगा, तो इस 80 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो वर्क होगा बाय एफ, वर्क बाय एफ 80 इंटू 5 दैट इज 400 जूल, दैट्स इट। अच्छा अब नॉर्मल का वर्क देख लो। नॉर्मल का वर्क कितना होगा, नॉर्मल लग रहा है ऊपर और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 5 मीटर इस तरफ, कितना वर्क होगा, भाव सर कह रहा है 0 होगा। यस 0 होगा, क्योंकि नॉर्मल जो है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। जब भी फोर्सेस डिस्प्लेसमेंट के, देखो वर्क तभी होता है जब या तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो तो पॉजिटिव वर्क, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो पॉजिटिव वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है तो नेगेटिव वर्क, और अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो 0 वर्क। ये आपको क्योंकि cos 90 हो जाता है तो 0 हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे 0 वर्क आएगा। तो इसका मतलब है नॉर्मल का वर्क 0 हो जाएगा, वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू 0। चलिए अभी और कौन सा फोर्स बच गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो, पॉजिटिव क्या नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव होगा। मैंने पहले भी बताया था आपको शायद कि काइनेटिक फ्रिक्शन सिस्टम की एनर्जी को खाता है, तो एनर्जी को खा रहा है मतलब वो ऑब्वियसली नेगेटिव वर्क करेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों बातें उल्टी हैं, डिस्प्लेसमेंट ऊपर और फोर्स नीचे, मतलब ये एनर्जी को खा रहा है। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन जो आएगा वो कितना आएगा, एफ के इंटू 5 माइनस का, तो एफ के का वैल्यू कितना है 32 और 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा ये -160, -160, ठीक है। अभी बच गया mg, mg का वर्क क्या हो। तो अब हम अलग अलग फोर्सेस का वर्क कैसे निकाल रहे हैं, ये हमने फ्रिक्शन का निकाला, ये हमने कैपिटल एफ का वर्क निकाला, ये नॉर्मल का वर्क निकाला, अब बच गया mg, mg का वर्क निकालो। mg का वर्क क्या हो, 240 mg के दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है mg sin 37 जो कि इस तरफ लग रहा है, और एक कंपोनेंट है mg cos 37 जो कि इस तरफ लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है 5 मीटर का। तो ये पता पड़ गया कि ये वाला कंपोनेंट जो है mg का वो तो वर्क करेगा नहीं, क्योंकि ये तो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। हमने पहले ही देखा कि अगर फोर्स परपेंडिकुलर होता है डिस्प्लेसमेंट के तो उसका वर्क 0 होता है। इसका मतलब इस mg cos 37 के कारण तो कोई वर्क नहीं हो, तो 0 है। खाली कौन वर्क करेगा, mg sin 37, और कैसा वर्क करेगा, तो नेगेटिव करेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है और mg sin 37 नीचे लग रहा है। तो वर्क बाय mg जो आएगा वो खाली उसमें कंट्रीब्यूशन किसका होगा, खाली
mg sin 37 का, और वो भी एनर्जी को खा रहा है, नेगेटिव वर्क करेगा, माइनस mg sin 37 into 5, so that is minus 80 into 3/5 into 5, so ये आ जाएगा minus 240 जूल। अभी अगर आप देखो इन सभी वर्क को ऐड करो, इसको इसको और इसको, -240 जूल, तो आप देखोगे नेट वर्क डन 0। हाँ विधान बोलो। सर एमजी में तो सर ब्लॉक ऊपर जाएगा तो सर पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा, तो सर वहां पे हाँ अभी मैंने पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं की, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आंसर तो ये आएगा ना -240 जूल। देखो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट पता है, आप वहां से सॉल्व करना चाहते हो, मैं वहां से भी सॉल्व करवा दूंगा, पर अभी हमने बात ही नहीं की पोटेंशियल एनर्जी की ज्यादा, तो इसलिए मैंने वो लिया नहीं, मैंने डायरेक्ट आपको ऐसे दे दिया। देखो पोटेंशियल एनर्जी से कैसे, पहले पोटेंशियल एनर्जी को समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा पूरी एक लेक्चर में, उसके बाद ही उसकी बात करेंगे, पर फिलहाल तो मैं खाली फोर्सेस का कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी नहीं पड़ी मान लो तो क्या करोगे, तो आप ऐसे निकालोगे, ठीक है। और जब आप पढ़ लेते हो तो फिर वो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स हो जाता है, कभी कभी एक्सटर्नल कंजर्वेटिव भी हो जाता है, तो वो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जब पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की और सबकी। चलिए, तो अगर हम इन सबको ऐड करें 400 जूल, -160 जूल और -240 जूल, तो हम देखेंगे कि टोटल वर्क डन 0 हो रहा है। और टोटल वर्क डन 0 हो रहा है मतलब क्या, मतलब ये कि जो हमारे पास कैपिटल एफ फोर्स था वो इसको आगे की ओर एनर्जी दे रहा था, सप्लाई कर रहा था पॉजिटिव 400 जूल मैकेनिकल एनर्जी दे रहा था, ठीक है। हालांकि यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी है पूरी की पूरी, और -160 जूल जो है वो एनर्जी निकाल रहा था फ्रिक्शन, उसमें से इसकी एनर्जी को खत्म कर रहा था, और mg जो है वो इतनी एनर्जी खत्म कर रहा है, मतलब जितनी एनर्जी उसको दी गई उतनी एनर्जी उसकी खत्म भी कर दी गई इनके द्वारा, मतलब नेट एनर्जी जो ब्लॉक को मिली, ब्लॉक को नेट मिलने वाली एनर्जी 0 है, मतलब ब्लॉक की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ब्लॉक को मिलने वाली जो नेट एनर्जी वो 0 है, ठीक है, मिलने वाली नेट एनर्जी 0, दैट मीन्स ब्लॉक की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर चल रहा है। तो हम एनर्जी की टर्म्स में भी देख सकते हैं, अभी तक हम फोर्सेस की टर्म्स में चीजों को देखते थे, पर अब उन सारी चीजों को एनर्जी की टर्म्स में देखेंगे, क्योंकि फोर्स लगेगा तो इसका मतलब है वो कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफर करेगा, तो अब हम चीजों को एनर्जी के रेस्पेक्ट में देखने लगते हैं, ठीक है। चलिए एक आध एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मान लो, हेलो, मान लो आपको ऐसा दे रखा है, एक ब्लॉक दे रखा है, यहाँ पे यू आर गिवन ए ब्लॉक लाइक दिस, और बॉल है, ऐसी एक बॉल आपको दे रखी है, और इस बॉल को ऐसे आप रेस कर देते हो h हाइट से, यहां से यहां ले जाते हो, और ये हाइट जो रेस की आपने h हाइट रेस की, ठीक है। अच्छा कैसे रेस की होगी, तो ऑब्वियसली कोई फोर्स इस पे लगाया होगा, आपने ऑब्वियसली इस पे कोई ना कोई फोर्स लगाया होगा, तभी इसकी क्या कहते हैं वेलोसिटी जो है, सॉरी इसकी हाइट में थोड़ा सा चेंज आया होगा h। ओके, तो आपका क्वेश्चन ये दे रखा है कि h हाइट मान लो 5 मीटर दे रखी है, ये दे रखा है 5 kg, ठीक है, और ये एंगल जो है लेट्स से 37 डिग्री, 37 नहीं कर सकते, पता नहीं जो भी है, 5 मीटर नहीं ले लेता इसको, मैं 3 मीटर ले लेता हूँ ताकि सही हो जाएगा, ये एंगल थीटा मान लेते हैं, चलिए थीटा एंगल निकल जाएगा, और इसकी जो लंबाई है वो ले लेते हैं लेट्स से 5 मीटर, इसकी लंबाई 5 मीटर ले लेते हैं, इस रस्सी की लंबाई, और 3 मीटर तक उसको ऊपर उठाया गया है,
और आपको क्वेश्चन ये दे रखा है कि जो फोर्स है इसको यहां से यहां उठाने में एक फोर्स लगा, बाहरी फोर्स एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल जो लगा, ये जो फोर्स लगा वो हमेशा टेंजेंशियली लगता है इसके इसके पाथ के। टेंजेंशियली का मतलब ये है कि जब बॉल यहां से यहां आई तो इसका पाथ ये था तो फोर्स भी ऐसे लग रहा था। जब बॉल यहां से यहां आई तो पाथ ये था तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा था। मतलब फोर्स हमेशा उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में इसका पाथ है। मतलब फोर्स का डायरेक्शन फिक्स नहीं है। मान लो यहाँ पे फोर्स अगर ऐसे लग रहा था तो इसका मतलब हमेशा ऐसा लगेगा, ऐसा नहीं। फोर्स डायरेक्शन चेंज करता जा रहा है इस बॉल के मूवमेंट के साथ साथ। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। मतलब ये यहाँ से यहाँ आया और मान लो आप कहोगे कि सर फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इसमें तो हमने डायरेक्शन कांस्टेंट कर ली कि अगर बॉल कहीं पर भी हो फोर्स हमेशा सीधा लगेगा। बॉल कहीं पर भी हो फोर्स हमेशा सीधा लगेगा, बॉल कहीं पर भी हो फोर्स सीधा होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्वेश्चन कहता है कि फोर्स जो है वो इसके पाथ के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को पाथ के हिसाब से चेंज कर रहा है। मतलब हर मोमेंट पे फोर्स की डायरेक्शन बदल रही है। जैसे जैसे पाथ की डायरेक्शन बदल रही है फोर्स की डायरेक्शन बदल रही है। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। तो आपको निकालना है वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स। इस बॉल पे जो एक्सटर्नल फोर्स निकल रहा है उसका वर्क डन कितना होगा। एफ एक्सटर्नल एंड एमजी एंड टेंशन, क्योंकि टेंशन भी लग रहा है इस सिस्टम में। ये रस्सी है ना, रस्सी से बॉल बंधी हुई है, स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे तीन फोर्सेस हैं, एक तो एक्सटर्नल फोर्स, एक एमजी और एक रस्सी में टेंशन। तो क्या आंसर आया। टेंशन का वर्क 0 आएगा, विधान बोल रहा है। यस, रत्ना हमने सारे ही आंसर दे दिए। सी, एमजी का 150 वर्क है। ओके, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करें। सबसे पहले तो मैं एक बना देता हूं डायग्राम। मान लो ये थीटा मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं। मैं मान लो इस बॉल को यहां से किसी एंगल पे लाया, जैसे किसी भी एंगल पे, 3 मीटर नहीं लाया, मान लो कहीं भी लाया, ऐसे किसी एंगल पे लाया। तो सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये पोजीशन जो भी है, वॉट एवर द पोजीशन है, जितना भी एंगल है, ये भी एंगल जितना भी है और ये भी जितना भी एंगल है, मुझे नहीं पता क्या एंगल है। तो इस पोजीशन पे, इस ब्लॉक पे, इंटरमीडिएट पोजीशन पे देखो। देखो जब भी आपको एक पोजीशन इनिशियल से लेकर के फाइनल की बात कर रखी होती है तो आप उन दोनों को छोड़ दो। सबसे पहले इसको भी छोड़ दो और इसको भी छोड़ दो, एक इंटरमीडिएट पोजीशन देखो। बीच में अगर कोई पोजीशन होगी तो वहां क्या होगा उसको चेक करो। तो मान लो ये कोई एंगल अल्फा है, यहाँ एक नीचे एमजी लग रहा होगा और अगर इसका मूवमेंट इस पाथ के अलोंग है तो फोर्स भी इस पाथ के अलोंग ऐसे कहीं लग रहा होगा। ऐसे फोर्स ऐसे लग रहा होगा, मतलब अलोंग द पाथ, जो भी पाथ है, ये पाथ है, पाथ के अलोंग फोर्स लग रहा होगा ऐसे। ठीक। अच्छा, एक फोर्स लग रहा होगा टेंशन, जो कि ऊपर लग रहा होगा। तो ये तीन फोर्सेस लग रहे होंगे इस बॉडी में। एक तो एमजी नीचे लग रहा होगा, एक टेंशन इस तरफ लग रहा होगा, और एक ये जो पाथ है, जिस पाथ पे ये चल रहा है, उस पाथ के अलोंग एक फोर्स एफ लग रहा होगा। अच्छा, अभी अगर बात करें, इफ यू टॉक अबाउट दिस थिंग हियर, लेट्स से ये अल्फा, तो ये एंगल भी अल्फा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वर्टिकल के साथ ये वाली लाइन अगर अल्फा एंगल बना रही है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। एमजी के दो कंपोनेंट करता हूं, एक अलोंग दिस लाइन, मतलब दिस इज द नॉर्मल। अगर ये ऐसे पाथ है, ऐसा पाथ है ये इसका, तो ये सर्कुलर पाथ ही तो होगा इसका, इस बॉल का ये सर्कुलर पाथ होगा। तो सर्कुलर पाथ में अगर बॉल मूव कर रही है तो अगर यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, ये टेंजेंट, तो ये फोर्स की जो डायरेक्शन है टेंजेंट के अलोंग है, तो ये होगा नॉर्मल। तो इस एमजी के दो कंपोनेंट होगा, एक तो नॉर्मल के अलोंग और एक होगा टेंजेंट के अलोंग। तो एमजी के दो कंपोनेंट करता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल के अलोंग तो हो जाएगा एमजी कॉस अल्फा,
और यहाँ पे ये कंपोनेंट हो जाएगा mg sin अल्फा। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं। क्वेश्चन अगर कहेगा कि अगर ये धीरे धीरे मूव कर रहा है, स्लोली ग्रेजुअली, देखो अब मैं क्वेश्चन की दो रूप ले लेता हूं। अगर पहला पार्ट कहे कि ये स्लोली मूव कर रहा है, इसका मतलब है हर इंस्टेंट पे ये रेस्ट पे है, ऐसा मान सकते हैं। एट एवरी इंस्टेंट इट इज एट रेस्ट, इट इज एट रेस्ट। और अगर ये स्लोली मूव नहीं कर रहा है, मतलब स्लोली या ग्रेजुअली अगर ऐसा कुछ मूवमेंट अगर आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ये बॉल जो है इस फोर्स के कारण धीरे 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 रुक रुक के इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो हर इंस्टेंट पे रेस्ट पे मान करके आप क्या कर सकते हो, इस फोर्स को इसके बराबर कर सकते हो और इस फोर्स को इसके बराबर कर सकते हो। इसको हर पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन 0 मान के आप इनको बराबर कर सकते हो। तो इस वाले केस में इक्वेशन ये बनेगी, ये वाला फोर्स इसके बराबर होगा और ये वाला फोर्स इसके बराबर होगा। तो T इज इक्वल टू mg cos अल्फा होगा और F इज इक्वल टू mg sin अल्फा होगा फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। लेकिन अगर क्वेश्चन ये नहीं कहे कि स्लोली मूव नहीं कर रहा है, ये मान लो किसी क्या कहते हैं, किसी एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन है या इसके पास इस पॉइंट पे हर इंस्टेंट पे रेस्ट पे नहीं है, हर इंस्टेंट पे इसके पास कुछ वेलोसिटी भी है, तो अब क्वेश्चन का पूरा सीनेरियो बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? तो अगर इस इंस्टेंट पे जब ये अल्फा है, तब उसके पास अगर वेलोसिटी अगर कुछ दे रखी है सवाल में, तो अब आपको देखना होगा सर्कुलर मोशन में क्या होता है। सर्कुलर मोशन में होता है नेट फोर्स जो अंदर लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो किसके बराबर होता है? अगर इसका मास m है और v वेलोसिटी है, तो F सेंट्रीपिटल जो होता है वो आपको पता होगा mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर होता है। और ये जो नेट फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो मतलब केंद्रगामी, वो सेंटर की तरफ होता है। तो यहाँ पे अगर v स्पीड अगर ले लें इसकी, तो आपको लेना पड़ेगा t माइनस एम जी कॉस अल्फा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन, क्योंकि जो नेट सेंटर तो ये है ना इसका, यहाँ सेंटर है, ये सेंटर है, तो सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स लगेगा वो लगेगा T माइनस एम जी कॉस अल्फा। तो ये होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ सेंट्रीपिटल, और ये किसके बराबर होगा? ये होगा mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर। तो यहाँ इक्वेशन एकदम चेंज हो जाएगी। हाँ, अगर v 0 दे रखा है, एट एवरी इंस्टेंट इट इज एट रेस्ट, मतलब धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली अगर ला रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा और t किसके बराबर हो जाएगा? mg cos अल्फा के बराबर हो जाएगा, जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, और उसी तरह से अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन भी दे रखा है, तो इस डायरेक्शन में भी f और mg sin अल्फा में भी f इज इक्वल टू mg sin अल्फा नहीं लिख सकते। अगर आपको यहाँ एक्सेलरेशन और दे रखा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है इसके पास, तो आपको लिखना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या लिखना पड़ेगा आपको? f माइनस mg sin अल्फा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जो भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखा है वो लिखना पड़ेगा। हालांकि अभी मैंने ये सब 0 ले लिया, इसको 0 कर देंगे तो f किसके बराबर हो जाएगा? mg sin अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दो इक्वेशन में ये केस लेके चलता हूँ कि अगर ऐसा केस है कि एट एवरी इंस्टेंट द बॉल इज ग्रेजुअली स्लोली मूविंग, तो t mg cos अल्फा और f है mg sin अल्फा के बराबर कर दिया। अब वर्क निकालना है, तो वर्क कैसे निकलेगा? देखो ये याद रख लेना, mg cos अल्फा mg sin अल्फा। मैं अगली स्लाइड पे ले जाता हूँ उसको। ये 3 मीटर, ये 5 मीटर और ये 5 kg दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे टेंशन लग रहा है, वट एवर टेंशन, यहाँ बीच इंटरमीडिएट पोजीशन अपन ने देख ली थी इसकी, तो टेंशन था और ये mg cos अल्फा था, तो t mg cos अल्फा के बराबर था और f जो था वो mg sin अल्फा के बराबर था। ठीक है, इस तरह की कुछ बात हमने करी। अच्छा, अभी मैं अगर, तो हमने सारे फोर्सेस निकाल लिए, हमें टेंशन का वैल्यू पता पड़ गया, mg cos अल्फा के बराबर है, फोर्स का वैल्यू पता पड़ गया, mg sin अल्फा के बराबर है। ठीक है, ये हमने वैल्यूज पता कर दी। अब हम वर्क पे चलते हैं कि वर्क क्या होगा, वर्क बाय टेंशन कितना होगा। तो दे रखा है कि टेंशन का वर्क 0 होगा, ऐसे बोला है ना, कि दे कहाँ रखा है, मतलब विधान ने बोला है आंसर इसका कि सर टेंशन का वर्क 0 होगा। यस, टेंशन का वर्क 0 होगा, रत्नाम ने भी बोला 0 होगा। क्यों? क्योंकि टेंशन जो है वो हर इंस्टेंट पे नॉर्मल है और इसका मूवमेंट टेंजेंशियल हो रहा है।
इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर अगर टेंशन लगेगा तो टेंशन का वर्क तो जीरो होना है, क्योंकि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस लाइन पे हो रहा है और टेंशन हमेशा इस लाइन पे लगेगी, नॉर्मली लगेगी, हमेशा हमेशा नॉर्मली लगेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टेंशन का वर्क डन जीरो होगा, तो वर्क बाय टेंशन इज जीरो। अब बात आती है वर्क बाय एमजी। एमजी का वर्क क्या होगा? देखो एमजी के दो कंपोनेंट किए, एक तो एमजी कॉस अल्फा और एक लिखा एमजी साइन अल्फा। एमजी का वर्क क्या होगा? पॉजिटिव के नेगेटिव, और एमजी पूरा नीचे। तो आपको कंपोनेंट नहीं लेना है, या कंपोनेंट लेना चाहो तो कंपोनेंट से भी कर सकते हो, क्योंकि आपको दे रखा कि 3 मीटर हाइट ऊपर पहुंचा। तो या तो आप mg के दो कंपोनेंट करके देख लो कि सर ये mg cos अल्फा, फिर आपको कंपोनेंट में फंस जाओगे। यहाँ पे सीधा सीधा निकल रहा है, mg नीचे लग रहा है और ये वाला ऐसे 3 मीटर जा रहा है, तो वर्क क्या होगा mg का? पॉजिटिव क्या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। अब आपको कंपोनेंट से नहीं खेलना है, क्योंकि आपको सीधा दे रखा है और mg भी सीधा दे रखा है। हमको वर्क ना तो mg cos अल्फा का निकालना है, ना mg sin अल्फा का निकालना है, हमको वर्क mg का निकालना है। वो कई बार होता है ऐसे कि डिस्प्लेसमेंट इसके अलोंग हो जाता है तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कई बार डिस्प्लेसमेंट इसके अलोंग हो जाएगा तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पर जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इस mg के अलोंग ही हो रहा है तो डायरेक्ट mg को इससे मल्टीप्लाई करो ना, इन कंपोनेंट में क्यों फंस रहे हो? तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन बाय mg इज माइनस mgh, दैट इज व्हाट द थिंग इज, ये हो जाएगा 5 into 10 into 3, दैट इज माइनस 150 जूल। ये वर्क बाय एमजी हो गया। अब आया वर्क बाय फोर्स एफ, कितना आएगा? एफ, एफ का वर्क कितना होगा? अभी देखो, अभी खास है, अभी खास क्या है? वर्क बाय एफ निकालना है, वो खास है। वर्क बाय एफ इसलिए खास है क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, फोर्स अपनी डायरेक्शन को बदल रहा है इस लाइन के अलोंग, फोर्स अपनी डायरेक्शन को इस लाइन के अलोंग बदल रहा है, कभी यहाँ था, कभी यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, तो ये हर बार इसकी डायरेक्शन बदल रही है फोर्स की। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक छोटे से इंस्टेंट पे जाकर के, अल्फा पे जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा डी अल्फा का, और वहां देखना पड़ेगा कि मान लो उस छोटे से इंटरवल में अगर फोर्स की डायरेक्शन कांस्टेंट है, क्योंकि डी अल्फा बहुत छोटा होगा, टेंडिंग टू जीरो होता है, तो अगर ये टेंडिंग टू जीरो है तो इस छोटे से के लिए फोर्स की डायरेक्शन को कांस्टेंट मान सकते हैं। और ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ अगर एल है मान लो और ये डी अल्फा है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? समझ में आ रहा है? ये डी अल्फा, ये एल, हालांकि ये 5 दे रखा है एल का वैल्यू, तो ये वैल्यू हो जाएगी एल डी अल्फा। तो फोर्स जो है इस छोटे से इंटरवल के लिए कांस्टेंट मान सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है, इस छोटे, क्योंकि हमेशा बदल रही है तो इसका मतलब इस छोटे से में भी बदलनी चाहिए, ऐसा कह सकते हो आप। लेकिन ये डी अल्फा टेंडिंग टू जीरो है, मतलब बहुत छोटा एलिमेंट लिया है आपने, तो आप उस छोटे से एलिमेंट में फोर्स की डायरेक्शन को कांस्टेंट मान करके आप इस एफ को इस एल डी अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपको पता होगा मैथमेटिक्स में कि अगर ये एल होता है, ये डी अल्फा होगा, तो ये वाली जो आर्क लेंथ होगी वो एल डी अल्फा होगा, और डी अल्फा अगर बहुत छोटा है तो एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह इसको आप कंसिडर कर सकते हो, और एफ और एल डी अल्फा को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वर्क आएगा बहुत छोटा सा इस एफ का, एफ इंटू एल डी अल्फा। एफ का वैल्यू क्या है? एम जी साइन अल्फा। तो यहाँ पे लिख देंगे एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू एल डी अल्फा इज टी डब्ल्यू एम जी एल बाहर आ जाएगा और आएगा साइन अल्फा डी अल्फा। तो यहाँ इंटीग्रेशन की बात आ गई, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? तो यहां से लेकर के थीटा एंगल तक, क्योंकि इनिशियली आपको ये यहां दे रखा था और बाद में ये किसी थीटा एंगल पे दे रखा है, तो थीटा एंगल तक इसको इंटीग्रेट करना है। थीटा का वैल्यू मैं बाद में बता दूंगा क्या है। तो 0 से लेकर के थीटा तक इसको इंटीग्रेट करना, तो उस हिसाब से क्या आएगा इसका आंसर? लेट्स सी। तो इसका जो आंसर आया वो आया डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एल, साइन अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस अल्फा, एंड फ्रॉम 0 टू थीटा, सो माइनस एम जी एल
cos थीटा माइनस cos 0, cos 0 1 होता है, माइनस mgl cos थीटा माइनस 1, तो माइनस mg, माइनस को बाहर अंदर ले लो तो हो जाएगा mgl इंटू 1 माइनस cos थीटा। वैल्यूज आप निकाल सकते हो, थीटा की वैल्यू निकल जाएगी आराम से। थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? बोलो। कि तो ये आंसर तो निकल गया इसका, आंसर हमने ऑलरेडी इसका कैलकुलेट कर लिया, dw इज इक्वल टू mgl 1 माइनस cos थीटा। सो थीटा कैसे निकालोगे? तो यहां से अगर इसको ऐसे ले गए हम, ये 3 मीटर का है, आंसर आया किसी का 37 डिग्री। ओके, तो 37 डिग्री बता दिया, ये 5 मीटर, ये 3 मीटर, तो ये थीटा है ना, ये वाला 3 लिया था कि 2 लिया था, पता नहीं जो लिया था। तो ये 3 है, तो ये बचा कितना? ये 2 में बचा, ये 2 बचा, और ये तो पूरा 5 है ही है। तो cos थीटा मेरे हिसाब से डायरेक्ट निकल गया, cos थीटा इज इक्वल टू 2/5। ये समझ में आया? तो cos थीटा आ जाएगा 2/5, m का वैल्यू आपको 5 kg दे रखा है, तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? m इज 5g, और ये 5, और ये आ जाएगा 1 माइनस 2/5। तो इस तरह से आप dw निकाल सकते हो। चलिए आगे एक और सवाल लेते हैं। यहाँ पे मैं पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ अभी, पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट से ये इंटीग्रेशन से आप बच जाओगे। जब आप पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट समझोगे तो आप इंटीग्रेशन से बच जाओगे, पर अभी हमने उसको डिस्कस नहीं किया है, तो उसको भी रहने दो, ठीक है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे अच्छे से बैठ के, और फिर इसको इन सवालों में फिर से लगाएंगे, तो ये इतनी सारी स्टेप से हम बच जाएंगे। चलिए ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, स्प्रिंग का क्वेश्चन देते हैं। सिंपल सा सवाल है स्प्रिंग का, कुछ खास नहीं। लेट्स से यहाँ स्प्रिंग है ऐसे, और आप इसको स्प्रिंग को यहाँ खींच रहे हो एफ फोर्स से, एफ अप्लाइड जो आप लगा रहे हो, या एफ एक्सटर्नल को भी बोल दो, ऐसे लगा रहे हो, ठीक है? तो आपने खींच के, ये ओरिजिनल लेंथ है स्प्रिंग की, मान लो ओरिजिनल लेंथ इसकी है 5 मीटर, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है 10 न्यूटन पर मीटर। आप इसको यहां तक खींच के लाते हो, कहां तक? यहां से लेकर के यहां तक इसको खींच के लाते हो, x इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक? तो आपको निकालना है व्हाट इज द वर्क डन बाय F applied and spring force। ट्वेंटी जूल। ओके, तो देखो सवाल बड़ा सिंपल सा है, अगर आपको आंसर पता है हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। पर मैं इसलिए नहीं बता रहा, मैं आपको यहाँ पे ये सवाल इसलिए बता रहा हूँ ताकि मुझे कुछ बताना है यहाँ पे। क्या बताना है? तो देखो, जैसे ही आप इस एंड को खींचोगे, स्प्रिंग इसको पीछे खींचेगी, और आपको पता है कि अगर आपने इसको एक्स खींच लिया तो स्प्रिंग पीछे फोर्स लगाती है क्या एक्स, तो आपने आगे लगाया एफ अप्लाइड, ठीक है? अभी मैं बताने वाला हूँ कि एफ अप्लाइड आप लगा रहे हो जब ये आपने स्प्रिंग को खींच के यहाँ से यहाँ तक ले आए, मान लो यहाँ से आप स्प्रिंग को खींच के यहाँ तक ले आए, ठीक है, इस पोजीशन तक ले आए, तो यहाँ पर पीछे क्या एक्स लगेगा और एफ अप्लाइड आगे लग रहा है, क्योंकि अगर आपने यहाँ से इसको एक्स डिस्टेंस खींच लिया, एक्स डिस्टेंस यहाँ से यहाँ खींचा, तो स्प्रिंग पीछे की तरफ के एक्स फोर्स लगाएगी, ठीक है? ये के एक्स फोर्स कौन लगा रहा है? तो के एक्स जो है वो स्प्रिंग लगा रही है,
किस पे लगा रही है? तो आदमी पे। और एफ अप्लाइड कौन लगा रहा है? तो एफ अप्लाइड जो है वो आदमी लगा रहा है स्प्रिंग पे। एक्चुअली एक्शन रिएक्शन के कारण ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे। kx जो होगा वो एफ अप्लाइड के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये चीज पता होनी चाहिए। तो जब आप वर्क डन एफ अप्लाइड का निकाल रहे हो तो एफ अप्लाइड आएगा उसमें, और जब वर्क डन आप स्प्रिंग का निकाल रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स kx आएगा। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क करेगा। तो एफ अप्लाइड का वर्क कैसे निकलेगा? तो बिकॉज एक्स चेंज होता रहेगा, इसका मतलब एफ अप्लाइड भी हमेशा चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे ये चेंजेस होने वाले फोर्सेस है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ये नहीं निकाल सकते W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, क्योंकि एफ का वैल्यू फिक्स नहीं है। एफ का वैल्यू फिक्स नहीं है। अगर फिक्स होता 20 इंटू 2 कर देता मैं, अगर 20 वैल्यू होता तो 20 इंटू 2 कर देता तो आंसर आ जाता 40 न्यूटन। पर ये एफ का वैल्यू फिक्स तो है नहीं, ये तो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो मुझे फिर से एक छोटा सा इंटरवल लेना पड़ेगा, dx इंटरवल, कि dx में क्या होगा। मैं मान लूं कि ये x इसको खिसकाया, x अगर यहां से इसको x खिसकाया तो पीछे kx लगा, और यहां से छोटा सा dx और खिसका दिया। तो इस dx के लिए मैं मान सकता हूं कि क्योंकि बहुत छोटा इंटरवल है तो इस kx का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ये kx जो पीछे लग रहा है उसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ ऐसा मान सकते हैं इस dx के लिए। तो इसका मतलब f अप्लाइड जो है उसका भी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगा, उसको भी हम लगभग लगभग kx के बराबर बोल सकते हैं। या आप कहो कि सर अगर dx बड़ा है तो आपको ऐसे लिखना चाहिए x प्लस dx, ऐसे लिख दो। पर क्योंकि dx बहुत छोटा है तो इसको वापस टेंडिंग टू जीरो करके वापस मैं kx लिख सकता हूँ। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालें। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में dx डिस्प्लेसमेंट, इस dx डिस्प्लेसमेंट में f अप्लाइड आगे लग रहा है, ठीक है, और dx भी डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। तो वर्क क्या होगा? तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट का, छोटे से डिस्प्लेसमेंट का, मैंने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्यों लिया? क्योंकि ये फोर्स का वैल्यू बदलता रहेगा, बदलता रहेगा। तो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, जब जब भी बदलेगा तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। छोटे से डिस्प्लेसमेंट का वर्क क्या वर्क होगा छोटे से डिस्प्लेसमेंट का? तो dw बोल देते हैं f अप्लाइड इंटू dx। और क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है तो ये cos 0 होगा तो पॉजिटिव वर्क होगा, ये वर्क पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि dx बेस है, f अप्लाइड बेस है। f अप्लाइड मैग्नीट्यूड में kx के बराबर है, dx dw। अब इसको इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक? तो इनिशियली x 0 था और फाइनली x का वैल्यू 2 मीटर है, तो 0 से 2 मीटर तक इसको इंटीग्रेट करना है, 0 से 2 मीटर तक। तो dw का इंटीग्रेशन w हो जाएगा, k बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, x dx 0 to 2, तो आ जाएगा k x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 to 2, दैट इज k x स्क्वायर बाय 2। ऐसे आंसर आता है। पर अगर आप इसमें, तो ये x की किसी भी वैल्यू के लिए वैलिड है, 0 to x कुछ भी हो सकता है, पर हमारे वाले केस में x का वैल्यू 2 है तो 2 रख दोगे इसमें तो क्या आंसर आएगा? ये आ जाएगा 0 रखने पर तो 0 हो जाता है, तो आ जाएगा 10 इंटू 2 स्क्वायर बाय 2, दैट इज 20 जूल। तो वर्क डन बाय एफ अप्लाइड निकाला वो 20 जूल, पॉजिटिव वर्क है। और अगर इसका वर्क पॉजिटिव है तो इस वाले के एक्स का वर्क क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स का नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स लग पीछे रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है dx। तो अगर स्प्रिंग फोर्स का वर्क निकालोगे, छोटा सा वर्क, तो वो नेगेटिव आने वाला है। सो अगर आप स्प्रिंग फोर्स का वर्क निकालोगे, सो वर्क dw बाय स्प्रिंग फोर्स फॉर छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो वो नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे? dw इज इक्वल टू माइनस के एक्स dx। माइनस क्यों आया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आ गया है और ये पीछे, तो cos 180 हो जाता है। cos 180 का मतलब है माइनस आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करोगे वही 0 to 2 में, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। और x का वैल्यू आप 2 रख दोगे, आप 0 to 2 लिमिट लगाओगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी -20 जूल। इसका मतलब ये है कि तो एफ अप्लाइड जो है वो पॉजिटिव है और एफ स्प्रिंग फोर्स है वो नेगेटिव। बोलो क्लियर?
यस सर। चलिए, तो इस क्लास को हम यही एंड कर रहे हैं। अगले टर्म पे हम वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम को डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट हम सबसे लास्ट में लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपके 12th तक काम आने वाला है, और वहां भी क्लियर नहीं होता बच्चों को। अभी भी मेरे पास बच्चों के फोन आते हैं जो 12th में, कि सर ये पोटेंशियल एनर्जी समझा दो। अभी तो आपको समझ में आ गई है, लेकिन जब 12th में इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ोगे ना, तो वहां सब पोटेंशियल एनर्जी भूल जाओगे, क्योंकि वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ से ही रिलेटेड है। अगर इसको अच्छे से समझोगे 11th की पोटेंशियल एनर्जी को, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की पोटेंशियल एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी समझना बड़ा आसान है। मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये 2 चैप्टर है, और ये एक्चुअली बेसिकली ये वर्क पावर एनर्जी जैसे ही चैप्टर है। सारे चैप्टर जो है फिजिक्स के, 3-3 4-4 चैप्टर एक एक जैसे हैं। 11th के 2 चैप्टर और 12th के 4 चैप्टर एक जैसे हैं। ऐसे चलता है इनका। तो मतलब पूरी फिजिक्स एक जैसी है, अगर आपको समझ में आती है तो। थैंक यू।